स्वीटू, आज मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अपनी आज़ादी भरपूर एंजॉय करना। बाय फॉरएवर स्वीटू। अब तो मुस्कुराना, और हाँ, सिगरेट ज़रूर छोड़ना। तुम्हारे दर्द को हमेशा के लिए मिटा रही हूँ मैं। चलो अच्छा है, घर का बिजली का बिल कम आएगा। क्या? तुम्हारा चेहरा कितना शाइन कर रहा है। हमेशा ऐसे ही चमकता है या फिर आज ही? नहीं, वो आज आप पास बैठे हैं ना, शायद इसलिए। ठीक है, हम थोड़ा और पास आ जाते हैं। सही में यार, अब तो घर में लाइट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रोमांस की बातों को 2 मिनट के लिए टाइम प्लीज बोलते हैं और कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। क्या बात है? एमकॉम इन इकोनॉमिक्स किया तुमने, तो जॉब का क्या प्लान है? अगर आप कहेंगे तो ज़रूर करूँगी। फुल टाइम जॉब, घर संभालना और बैंगलोर का ट्रैफिक, सब संभाल पाओगी तुम? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि अभी इसी वक्त मुझे किस करो। अच्छा, गाल पे किस कर रहे हो? शर्म आ रही है तो लिप्स पे कर दो। आप पहले सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दी। और किस में? बेटे, ये 1 लाख रुपए हैं, ये अपनी मम्मी को दे दो। अंकल, आप खुद क्यों नहीं दे देते मम्मी को? देखो बेटा, तुम जीतू की बहन हो, इसलिए मेरी बेटी जैसी हो, तो उस हक से तो कह सकता हूँ ना। दे दो ना प्लीज। प्लीज मत कहिए, मैं दे देती हूँ। जीते। देखिए माधुरी जी, ये दामाद जी की बहन नीला के लिए, उसे पसंद आएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगा, ये तो बहुत खूबसूरत है। देखिए माधुरी जी, साड़ी हो या कोई भी और चीज़, अगर किसी भी चीज़ में ज़रा सी भी कमी लगे तो हमें बताइएगा, मैं बदलवा दूंगी। कैसी बातें कर रही हैं शांति बहन जी? अरे इतना सारा तो सब आपने किया है। एक ही तो बेटी है हमारी, उसे हम दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। वैसे हमारी खुशी को सबसे बड़ी खुशी मिल गई है आपका जीतू। सच में ऊपर वाले की बहुत कृपा है, कितनी सुंदर जोड़ी रची है ना जी? बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक बेटा 4 बेटों के बराबर है और मैंने भी उसे पूरा सपोर्ट किया है। वो तो नजर आ रहा है धर्म जी, ये तो हमारे नसीब अच्छे हैं कि हमें जीतू जैसा दामाद मिल रहा है। बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो, 3 साल में 3 बड़े प्रमोशन ले चुका है, ग्रुप लीडर की पोजीशन पे है। अगले साल वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमारे जीतू को ही मिलेगी, देख लेना। जरूर मिलेगी, लेकिन छोटा मुंह और बड़ी बात, हमारी खुशी भी जीतू के कैरियर में 4 चांद लगा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आज स्वीटू और मैंने अपने प्यार के एनवेलप को किसके साथ सील किया। ओह गॉड, किसके बाद ना मुझे मीठे मीठे से चक्कर आ रहे थे, पर आज के दिन थोड़ी कड़वाहट भी थी। खुशी बेटा, मुझे सीधी बात करने की आदत है। जी मम्मी जी, बताइए। मैंने बहुत मुश्किल से अपने बेटे को तुमसे शादी करने के लिए राजी किया है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई बेटा, पर हाँ,
तुम्हारी मम्मी से गलती जरूर हुई है। अब देखो ना, जीतू के लिए क्या कपड़े सिलेक्ट करें? भाई हमारे कपड़े तो वाहियात हैं ही, लेकिन जीतू ये कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनेगा। मम्मी जी, कल जब जीतू जी ने कपड़े ट्राई किए थे ना, वो बहुत स्मार्ट लग रहे थे। आप देखिएगा, वो बहुत अच्छे लगेंगे उन कपड़ों में। तुम लोग हो छोटे शहर के लोग, है ना? भाई इस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में तुम क्या समझोगे? खैर छोड़ो, एक काम करो, तुम वो सारे कपड़े ना अपने किसी भाई को दे दो। हम जीतू के लिए यहाँ नए कपड़े बनवाएंगे बैंगलोर में, डिजाइनर कपड़े। और अपने पापा से बोल देना कि हम उन्हें बिल जो है ईमेल कर देंगे। जी मम्मी जी। एक बात और, कि जीतू तुम्हें कल एक नए पॉश फ्लैट में लेकर जा रहा है, और ऐसा फ्लैट जो तुमने तो क्या पूरे पटना में नहीं देखा होगा। तो उसके लिए जब पापा फर्नीचर या फ्रिज या जो भी चीज़ देंगे तो वो टॉप ब्रांड तो होना ही चाहिए। और हाँ, ये मत भूलना कि इस समय जीतू टॉप पोजीशन पे है, बहुत जल्दी वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो गाड़ी भी तो उसके हिसाब से ही चाहिए ना। वो कोई 6-8 लाख वाली डब्बे जैसी गाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी। पापा ने पहले से ही सारी सेविंग्स खर्च कर दिए हैं, एक भी एफडी नहीं बची है, सारी तोड़वा दी है। इस सब के बाद पापा ये सब कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? किस मुंह से मैं ये सारी चीज़ें मांगूं? आई मीन, स्वीटू से मैं बहुत प्यार करती हूँ, नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए वेट नहीं कर सकती, लेकिन पापा मम्मी और भैया की ज़िंदगी का क्या? मैं उन पर इतना बड़ा स्ट्रेस कैसे डाल सकती हूँ? 4 लाख का फर्नीचर, 12 लाख की गाड़ी, एक महीने में ये सब कहाँ से आएंगे? आप परेशान मत होइए पापा, मैं लोन ले लूंगा। बेटा, मेरे ऊपर पहले से ही 2 लोन चल रहे हैं और अगले साल मैं रिटायर हो रहा हूँ। ये दोनों लोन भी तुम्हें ही चुकाने हैं। तब की तब देखेंगे जी, लड़का लाखों में एक है, हमारी खुशी राज करेगी। पापा, मुझे लगता है हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। कम से कम साल के एंड तक कुछ पैसे तो जुट जाएंगे ना। नहीं जी, शादी तो अगले महीने फरवरी में ही होगी। नहीं हुई तो हमारी कितनी बदनामी होगी बेटा। और अगर उन्होंने सगाई तोड़ दी तो? नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होगा। जीतू जी मुझे बहुत पसंद करते हैं, वो मेरे लिए वेट करेंगे। लड़के वालों के लालच की हर बूंद दस्तक दे रही थी कि ये रिश्ता किसी भी एंगल से परफेक्ट नहीं है, पर सभी लोग आंखों पर परंपरा की पट्टी बांधे हुए थे और कानों में झूठी शान की रुई ठूसे हुए थे। लड़के वाले सारा आसमान मांग रहे थे और लड़की वाले नीलाम होने को तैयार थे। परंपरा। नई नवेली दुल्हन अपने पति और सासू मां को खुश करने के लिए आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। क्या यह भी परंपरा है? डियर स्वीटू, मेरे पापा मेरी शादी के बाद मुस्कुराना भूल गए हैं। तुम्हारी मॉम हमेशा दुखी सी रहती है कि मेरे पापा वो सब नहीं दे पाए जिससे तुम्हें आराम मिले। तुम उदास रहते हो क्योंकि तुम्हें गीता नहीं मिली। तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार। जब सब इतने नाखुश हैं तो फिर खुशी कैसे खुश रह सकती है? दरअसल खुशी को जिंदा रहने का हक भी नहीं है। तुम्हारे प्यार के बिना वैसे भी मैं एक जिंदा लाश हूँ। जीतू, शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है और पता है अभी कितने सारे काम रहते हैं, बैठने तक की फुर्सत नहीं है मुझे। एक ज़रूरी बात कहनी है तुमसे। मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। आई लव यू, राइट? खुशी में किसी और से प्यार करता था। क्या? हाँ, उसका नाम गीता है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मुझे लगा ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम अब भी उससे? नहीं खुशी, अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? जरूरी था बताना खुशी, क्योंकि मैं और गीता अब भी अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं।
और मैं नहीं चाहता था कि शादी के बाद तुम्हें कोई अनप्लेजेंट शॉक मिले। जीतू, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि अब मैं 100% तुम्हारी हो चुकी हूँ और जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं ऐसी ही रहूंगी, सिर्फ तुम्हारी। आइए सर। देखा, she was hanging from the fans. इन्हें नीचे किसने उतारा था? हम सब ने मिलकर उतारा था, देखा ही नहीं जा रहा था सर। देवेन, सब इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सब और आप तीनों को पुलिस स्टेशन आना होगा, आपकी स्टेटमेंट लेनी है। सर, मैं खुशी की फ्रस्ट्रेशन को समझता था, हमेशा कहता खुशी थोड़ा सब्र करो, अरे इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास, एमकॉम इन इकोनॉमिक्स, लेकिन सर छोटे शहर से थी, जॉब को लेके पता नहीं कुछ कॉम्प्लेक्स सा हो गया था उसे। कौन से छोटे शहर से थी? पटना से। उसके माता पिता और भैया वहीं रहते हैं। सर कल उसका एक इंटरव्यू भी था, लेकिन कल भी वो रिजेक्ट हो गई। इंटरव्यू से जब लौटी तो बहुत परेशान थी, खाना भी नहीं खाया था उसने, रो रो कर आंखें लाल कर रखी थी मेरी बेटी ने। सर मैंने बहुत समझाया उसे। अरे यार, गोली मारो उस जॉब को और उस इंटरव्यू को, उस कंपनी का लॉस है जिसने तुम्हें नहीं लिया। एक से एक अच्छी जॉब्स हैं इस बैंगलोर शहर में, लेकिन एक भी मेरे लिए नहीं है। तुम ऐसी फालतू बातें सोचना बंद करो, अंडरस्टैंड? तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारी क्वालिफिकेशन दोनों टॉप क्लास हैं, बस लाइफ में टाइम अच्छा नहीं चल रहा। मुझे तो लाइफ से ही नफरत हो गई है, मन करता है सो जाऊं और कभी नहीं उठूं। स्टॉप इट यार खुशी, तुम फिर से वही डिप्रेशन वाली ट्रिप पे जा रही हो। तो सिर्फ जॉब ना मिलने की वजह से आपकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया? यस सर, जॉब से ऑब्सेस सी हो गई थी खुशी। मिस्टर जीतू, आपकी और खुशी की शादी को 4 महीने हुए थे, राइट? यस सर। 4 महीने मेहंदी उतरने में लग जाते हैं। दोबारा पूछ रहा, क्या सिर्फ जॉब ना मिलने की वजह से आपकी पत्नी डिप्रेस थी? सर मैंने आपको आप खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मेरे सवाल का मतलब समझकर भी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने आपको बताया ना कि वो जॉब ना मिलने के कारण बहुत परेशान थी, और इसी परेशानी में उसने आपके बेटे को रात को अलग सोने के लिए कहा और सुबह अपने आप को टांग लिया। 3-4 साल जॉब ना मिले तो समझ में आता है, करते हैं लोग सुसाइड वसाइड, लेकिन शादी के सिर्फ 4 महीने बाद नो, ये सुसाइड जॉब ना मिलने की वजह से नहीं हुआ है। आप जबरदस्ती के एंगल ढूंढ रहे हैं? अभी तो मैंने ढूंढना शुरू भी नहीं किया सर। नई नवेली दुल्हन की अननेचुरल डेथ हुई है, 2 दर्जन एंगल्स होंगे, सब टटोलेंगे। सर, सगाई से लेकर परसों तक लगभग हर दिन लड़की ने डायरी लिखी है। पति पत्नी में कोई अनबन? फरवरी 28 को शादी हुई और 3 मार्च को खुशी जीतू के साथ बैंगलोर आ गई। उस दिन से लेकर परसों तक काफी दर्द है सर। जॉब को लेकर? बहुत कम, ज्यादातर घरेलू प्रॉब्लम। देखो, आज मैं मेरे पति जीतू और स्वीटू के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। हाँ, कैसा लगा घर? बहुत सुंदर है। चल अंदर दिखाता हूँ। प्लीज गेट अप। पर आज के सुपर दिन पर मुझे एक सुपर शॉक भी मिला है।
इस बेड पर कभी नहीं सोना। क्या बात है? इस बेड को कभी यूज मत करना। पर क्यों? इस बेड के साथ मेरी और गीता की बहुत ही प्राइवेट और ब्यूटीफुल मेमोरीज जुड़ी हैं। मेरे नए घर और नई जिंदगी की पहली रात को मुझे पता चला है कि मेरे पति और गीता के बीच अब भी कुछ है। फिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों स्वीटू, क्यों? मुझसे शादी करते ही नहीं। मदर इन लॉ ने भी स्वीटू पर इतना जोर क्यों डाला? और मेरे पेरेंट्स, उन्हें कोई हिंट क्यों नहीं मिला? और मैं, बुद्धू नंबर 1, मुझे क्यों नहीं समझ आया कि स्वीटू मुझसे प्यार नहीं करते? खुशी, जी 5 दिन के कपड़े पैक करना, शायद एक आध दिन और लग जाए। जी तो हम अपने हनीमून पे कब जाएंगे? यार खुशी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हैं? मैं अपना काम करूं या टाइम वेस्ट करता रहूं? अरे ऐसी क्या बात हो गई है? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? शादी को 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और स्वीटू मेरे साथ सिर्फ हाँ या ना में बातें करते हैं। मुझे पता है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी मम्मी को खुश करने के लिए, लेकिन मेरा क्या? मेरी खुशियाँ मायने नहीं रखती। खुशी बेटा, जीतू आजकल बहुत उदास रहता है, ऐसे तो नहीं चलेगा। उसे खुश रखना तुम्हारी ड्यूटी है। जी मम्मी जी। और देखो बेटी, वो जीतू तुमसे शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि तुम्हारी मम्मी जी ने जोर दिया था। अब तुम उन्हें तो गलत मत साबित करो। मेरी बेटी बहुत डिप्रेस थी इंस्पेक्टर। ये डिप्रेशन के दौरे शादी से पहले ही पड़ते थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो सिर्फ शादी के बाद ही डिप्रेस हुई थी। कोई कारण तो होगा। जीतू, मेरा जीजा। क्या किया उसने? मैं गया था 1 महीने के पहले अपनी बहन खुशी से मिलने उसके घर। जीतू और खुशी के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। जीतू मेरी बहन से ढंग से बात तक नहीं करता था, सिर्फ उस लड़की गीता की वजह से। जीतू ने तक बोल भी दिया था हमारी बेटी को कि जून में तलाक दे देगा और शादी कर लेगा उस गीता से। इंस्पेक्टर साहब, जीतू, उसकी माँ और उसका बाप तीनों जिम्मेदार हैं मेरी बेटी की मौत के लिए। 3 लोग और जिम्मेदार हैं खुशी की मौत के। कौन इंस्पेक्टर साहब? खुशी के माता पिता और खुशी के भैया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहा, आपकी बेटी की डायरी सब कुछ कह रही है, जिसमें शादी के पहले दिन से लेके सुसाइड के 2 मिनट पहले तक की दास्तां है। कितना दुख, कितना दर्द, और आप लोगों को भनक तक नहीं लगी। पर उसने तो हमें कभी शिकायत ही नहीं की। कैसे बताती? आप लोगों ने उसे टीवी सीरियल की बहू बनने की ट्रेनिंग जो दे रखी थी। चुप रहो, सहो, सब कुछ सहो, सहना ही तुम्हारा धर्म है, यही सिखा था ना उसे। हमें लगा था एक बार बच्चा आ जाएगा तो। बच्चा कहां से आता? उसका पति तो उससे बात तक नहीं करता था, बेडरूम्स तक अलग अलग थे दोनों के। और तुम बड़े भैया, तुमने तो फर्स्ट हैंड सब कुछ देखा था ना, फिर भी चुप रहे। राखी क्या सिर्फ टाइम पास के लिए बंधवाते थे? उधर तुम्हारी बहन जलील हो रही थी, घुट घुट के मर रही थी, और तुमने उंगली तक नहीं उठाई। अब शादी हो गई थी तो क्या जिम्मेदारी खत्म? शादी के बाद तुम तीनों ने उससे पल्ला झाड़ लिया, छोड़ दिया उसको उसके हाल पे मरने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, हम मानते हैं कि हम तीनों से बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन जुर्म तो उन तीनों ने भी किया है। क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? जरूर लूंगा, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं उस मासूम की जान नहीं बचा सका। काश ये डायरी उसके सुसाइड करने से पहले मेरे हाथ लग जाती। पता नहीं हम कौन सी सदी में जीते हैं, और न जाने कैसी कैसी सोच होती है लोगों की। किसी का दिल टूटा है, इमोशनली घायल है, सॉल्यूशन शादी। और अगर शादी में कोई भूचाल आ गया तो सॉल्यूशन बच्चा। हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि शादी और बच्चा सॉल्यूशन नहीं बल्कि जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां जो 2 मंझे हुए सेंसिबल लोग उठाते हैं, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार नहीं तो कम से कम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन जीतू और खुशी की शादी की नींव की ईंटें ही खोखली थी। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? सर, अरे भाई, क्या क्या कर रहे हो आप लोग? अरे कहाँ ले जा रहे हो उसे?
टेंशन मत लीजिए आंटी जी, एक बार खुशी की डायरी राइटिंग एनालिसिस से वापस आ जाए, फिर आप दोनों को भी लेने आता हूँ। यस सर, मैं खुशी से शादी करके खुश नहीं था। मैं गीता से प्यार करता था सर, आज भी करता हूँ। तो छक मनाने के लिए शादी की थी खुशी से? सर मैंने ये शादी सिर्फ अपनी मॉम की खुशी के लिए की थी। दूध पीते बच्चे नहीं हो तुम, एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। सर मैंने समझाया था उसे, बोला था अलग हो जाते हैं, डिवोर्स चाहिए मुझे। देखो खुशी, मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकता, इतना तो तुम समझ ही गई होगी अब तक। लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम खुश हो। छोड़ दो मुझे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो रहा है, और इसी जून में हो रहा है। क्या? मैं जून में डिवोर्स के लिए फाइल कर रहा हूँ। और उस गीता से शादी कर रहे हो? हाँ यार, करूंगा शादी। तो पहले ही कर लेते। क्यों मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद की? पापा के सर पे इतने सारे लोन्स, मम्मी के अरमान। एक बार मुझसे कह के तो देखा होता, मैं खुद ही शादी से इनकार कर देती। पहले बोल देना चाहिए था, नहीं बोल पाया। ओके, अब बोलता हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन इससे मेरे डिसीजन में कोई चेंज नहीं आएगा। जीतू, इस वक्त बहुत रात हो गई है, तुम आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे। खुशी यार, कुछ बात करने के लिए रह ही नहीं गया यार। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। वैसे भी कल मैं गीता के घर जा रहा हूँ, उसे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। जीतू प्लीज, हम इस बारे में बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना। खुशी, कुछ नहीं बचा है कहने सुनने के लिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे स्वीटू। प्यार करती हूँ मुझसे? तुम मुझे अपने आप से आजादी दे दो प्लीज, छोड़कर चली जाओ मुझे। इतनी मेहरबानी करो मुझ पर प्लीज। जून 10, उस दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड गीता का जन्मदिन था। यस सर। और उसी दिन तुमने अपनी पत्नी खुशी से डिवोर्स की बात की और अकेला छोड़ दिया उसे रोती हालत में। मेरी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। कभी दिल नहीं किया अपनी पत्नी की डायरी पढ़ने का? सर मेरा उस पर दिल ही नहीं था, तो फिर डायरी पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर आई डिडंट लव हर, प्यार नहीं करता था मैं उससे। सर मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। सर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ऑनेस्टी के लिए तुम्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। यही ऑनेस्टी अगर जत्ती भर भी शादी से पहले दिखाई होती ना, तो वो लड़की आज जिंदा होती, उसका बाप कर्जे तले नहीं डूबा होता। ऑनेस्टी ये है मिस्टर जीतू कि तुमने खुशी को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है, सुसाइड करने पर मजबूर किया उसे। आईपीसी दफा 304 भी और 429 से दोनों लागू होंगी, और उम्मीद करता हूं कि कम से कम 20 साल के लिए जेल में जाओ और सड़ो। हाय, मैं हूँ खुशी। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं सबके चेहरे पर स्माइल ले आती हूँ। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। रुको, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। आ गई थी। कहीं नहीं। माँ। नहीं पापा नहीं। मैं कौन बोल रहा हूँ? अबे तू कौन बोल रहा है? जवान बच्चों की प्रिवेसी और आजादी को लेकर हर घर में महाभारत होती है। माँ बाप स्वाभाविक रूप से बच्चों का भला ही चाहते हैं कि बच्चे कोई गलत कदम ना उठाएं, पर बच्चों का रोष और गुस्सा गलतियों के लिए मानो रेड कार्पेट बिछा देता है। घर की दहलीज ऊंची कर देने से जवानी का जोश तो नहीं रुकता, बल्कि कई बार जुर्म इतनी जोर से दस्तक देता है कि घर के दरवाजे चूर चूर हो जाते हैं। जून 2010, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
या अपना सर। इतनी दूर तो अकेले नहीं जाएगी। दूर? पापा जानकी का घर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे। फास्ट वॉकिंग करूंगी, सिर्फ 3 मिनट में पहुंच जाऊंगी। कुछ होने के लिए 2 सेकंड लगते हैं। तो ठीक है, मैं जानकी की बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। देख माला, तू नहीं जाएगी तो जानकी बुरा मान जाएगी। तेरी खास सहेली की सालगिरह है, ऐसा नहीं करते। तू तैयार हो जा, जॉली तुझे छोड़ आएगा। माँ, बर्थडे पार्टी मजाक बन के रह जाएगी। मेरे सारे फ्रेंड्स कितना हंसेंगे मुझ पर। अरे यार, मैं को तुझे अंदर तक थोड़े ना छोड़ने आ रहा हूँ, दरवाजे से छोड़कर चला जाऊंगा बस। चल तैयार हो जा। इससे भी और टाइट कुछ नहीं मिला तेरे को? माँ ने कहा ठीक है। दुपट्टा सीधा कर। हाँ जानकी, बस 1 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ बोल दूँगी। ठीक है, बाय। खाने के बाद जानकी और मैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अंकल वहीं से ड्रॉप कर लेंगे, आपको पिकअप करने के आने की ज़रूरत नहीं है। पकड़, चल बैठ। ये शॉपिंग वॉपिंग जो भी है, शाम 6 बजे का तेरा कर्फ्यू टाइम है, भूलना मत। मैं कभी भी कुछ नहीं भूलती। ज़्यादा डायलॉग मत मार, समझी? और ये दुपट्टा सीधा कर। अब ठीक है? ठीक है। अब जाइए भी ना। पहले तो अंदर जा। इतनी देर क्यों कर दी? सॉरी। भाई बहन के बीच एक कौन सी भूलने और भुलाने वाली बात हो रही थी। गोरखपुर का ये दुबे परिवार आखिरकार अपनी बेटी माला के साथ इतनी सख्ती और अविश्वास के साथ क्यों पेश आ रहा था? सहेली जानकी के जन्मदिन के जश्न के बाद जानकी के पिता माला को 6 बजे के पहले घर छोड़ने वाले थे, जो कि माला का कर्फ्यू टाइम था। 6 बज गए, 6:30 बज गए, लेकिन माला घर नहीं लौटी और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। जानकी, तुमने मेरे सामने माला को फोन किया था और कहा था कि शॉपिंग के बाद तुम्हारे पापा माला को घर पे ड्रॉप कर देंगे। नहीं भैया, मैंने तो ऐसा कोई कॉल नहीं किया था। मेरे पापा तो काठमांडू में हैं 6 दिन से। तो फिर शॉपिंग के लिए कौन गया था? सिर्फ मैं और माला। वो वहां से 5 बजे निकल गई थी अपने घर के लिए और मैं भी अपने घर आ गई। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ जोली? जानकी के पापा पिछले 1 हफ्ते से गोरखपुर में है ही नहीं, वो काठमांडू गए हुए हैं। माला शॉपिंग के बाद घर के लिए अकेली निकली थी। हे राम, ये लड़की। पापा आप जल्दी कीजिए, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ बेटा चलिए। माला लक्ष्मी मेरी बेटी कब से लापता है? आज से शाम 6 बजे से। माला के पिता और भाई ने पुलिस थाने में माला की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। पर पुलिस को इस रिपोर्ट में कुछ बातें मिसिंग लगी। सर, लड़की का फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है। यही तो मैं कब से कह रहा हूँ। लेकिन कुछ बातें खुलकर बताई नहीं है आपने अब तक। कैसी बात है इंस्पेक्टर साहब? आपकी बेटी माला, उसने झूठ क्यों बोला कि उसकी सहेली के फादर उसको ड्रॉप करने वाले? शायद वो अपने आप से आना चाहती थी। क्योंकि उसे अपने आप से जाने नहीं दिया गया, इसलिए। दिन के 11 बजे अपने ही मोहल्ले में आप उसे उसकी सहेली के घर छोड़ने के लिए गए थे, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे। क्यों? भाई अब बहन को कहीं छोड़ भी नहीं सकता है क्या? अरे कैसे फिजूल के सवाल जवाब कर रहे हैं आप? मेरी बहन गायब हुई है, ढूंढिए उसे प्लीज। ये इमरजेंसी है, जितनी आप देर करेंगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। देखो जॉली दुबे, ऑपरेशन जितना भी क्रिटिकल हो, बिना ब्लड ग्रुप जाने पेशेंट को खून नहीं चढ़ाते। वो रिस्की भी हो सकता है।
आप दोनों जो छुपा रहे हैं तुरंत बता दीजिए, वरना सीधे अपने घर जाइए। लड़की बालिग है, पहुंच जाएगी अपने आप। वो एक लड़का है। नाम और पता? लल्लन यादव, हमारे ही मोहल्ले में रहता है। छेड़ता है या प्रेम है दोनों में? हमारे घर में कोई प्यार व्यार नहीं होता, समझे आप? वो मेरी लड़की को बहका रहा था। मुंबई, बस और कहीं नहीं। ये बनी हमारे लिए। किसी का डर नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं, और इतनी मजे की जगह ना, तुम तो फिदा हो जाओगी। मुझे नहीं लगता कि मैं रियल में इस सिटी को देख पाऊंगी। तुम और तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग पूरे मूड का सत्यानाश कर देती हो। तुम मेरी थिंकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मेरी सोच ना बहुत आगे तक है। और पता है मुझे कितनी डेयरिंग करनी पड़ती है। तुम लड़कों के ना सिर्फ मजे है, हम लड़कियों को 10 चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, पता है? जैसे कि घर वाले। वो जॉली भैया हम आपको बताने वाले थे। एक लफ्ज और बोला ना तो तेरी जान ले लूंगा कमीने। भैया वो कर, चल घर। भैया सुनिए मुझे रुक, छोड़िए, रुक जा। मुझे पूछिए इसे। अरे बोल बेटी, तुझे क्या खिला पिला दिया किसी ने? अरे बोल ना माला, कब से चल रहा था ये? जिंदगी भर चलेगा। जितना मार रहे हैं मार लो, जो कर रहे कर लो, जिंदगी भर चलेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं की तूने? मैं ललन से प्यार करती हूँ, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। तो जो कहना है लल्लन का बाप ही कहेगा। क्या कर रहे हो बताओ? दुबे और यादव परिवार के बीच घमासान शब्दों के वार हुए, हाथापाई होते होते रह गई। हर किस्म के आरोप लगे और धमकियां तक दी गई। सात और औकात की सीमा पार की तो बहुत बुरा होगा, बता देता हूं तेरे को। अबे चुप, चिल्ला मत। ये बात अपनी बेटी को जाके समझा पहले। उसकी चिंता छोड़िए, इसकी चिंता कीजिए। मरेगा ये साला। हलवा पूरी समझ रखा है या फिर कोई मच्छर मक्खी है जो तेरे कहने से मर जाएगा? वो यादव, अपने मुलाजिम को समझा कि बीच में ना पड़े। चुप कर। अंकल जी, जॉली भैया, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हमारा और माला का जो लव है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता। सर सुबह 11 बजे जो फ़ोन आया था, जो इनको लगा शायद उसकी सहेली का होगा, सर वो दरअसल ललन यादव का था। और उसके बाद सर शाम को 5 बजे उसकी दोबारा बात हुई थी। उसकी सहेली जानकी बता रही थी कि 5 बजे के आसपास वो दोनों शॉपिंग सेंटर से अपने अपने रास्ते गए थे। माला वहीं से घर के लिए निकली थी। मैं तो कहता हूँ जरूर इसमें उस ललन की चाल है। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ये लल्लन यादव के सेलफोन के क्या हाल है? सर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप लोग माला के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। कुछ नहीं बताना, अब तो सिर्फ पूछना है। उससे ढेर सारे सवाल पूछने हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी माला को सही सलामत घर पहुंचा दीजिए बस। लल्लन के पिता रघुवीर यादव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जिसमें लल्लन हाथ बटाता था। ओ भैया जल्दी कर यादव, गाड़ी 2 घंटे में भेजनी है। काम के सिलसिले में लल्लन का काफी घूमना फिरना होता था। मदद कर यार। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लल्लन के हाथ कभी तंग नहीं होते थे। क्या बात है इंस्पेक्टर? लल्लन को बुलाइए। वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गया? सोनभद्र। वो क्या है कि एक डिलीवरी थी, वो और मेरा एक असिस्टेंट अजीत, वो दोनों साथ में गए। कब गए, कब आएंगे? यही परसों गए, बस कल तक लौट आएंगे। बात होती रहती है आपकी? हाँ बिल्कुल होती रहती, हर 2-3 घंटे में फोन आता जाता रहता। लास्ट बात कब हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन क्या बात है इंस्पेक्टर? चलिए फोन लगाइए उसे। सॉरी सर, वो स्विच ऑफ आ रहा है। कल शाम 6 बजे से उसका फोन स्विच ऑफ है। थोड़ी देर पहले आपने बात की अपने लड़के से। हाँ सर, शाम को ही बात हुई थी। वो क्या है कि समय का थोड़ा ध्यान नहीं रहा। गलत ध्यान आपने अपने लड़के पे नहीं दिया,
और इसलिए उसका ख़राब टाइम आ गया है, और शायद आपका भी। देखिए, आप मुझे बात बता क्यों नहीं रहे? और ये लल्लन के बारे में आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा ठीक तो है ना? देखिए, वो तो हमें भी नहीं पता, पर जब भी मिलेगा ना तो सब कुछ बता देगा जो हम जानना चाहते हैं। लल्लन किस माल की डिलीवरी के लिए गया है सोनभद्र? रेत की। एड्रेस और ट्रक का नंबर लाओ। एक मिनट से। यूपी 26A 6090। गोरखपुर पुलिस टीम ने सोनभद्र में कंफर्मेशन की। लल्लन ने पार्टी को रेत की डिलीवरी की तो थी, लेकिन वो उसी दिन गोरखपुर लौट गया था। श्रीवास्तव सर, ये वही ट्रक है UP 26A 6090। लल्लन के पिता ने यही नंबर बताया था ना? हाँ सर। ये तो लल्लन का ट्रक है। लगता है डिलीवरी के बाद ट्रक यहीं छोड़ गया। सर, बहुत बुरी तरह मारा इसे। लाश का सर पूरी तरह कुचला हुआ था, इसलिए उसकी शिनाख्त करना नामुमकिन सा लग रहा था, पर लाश के पास से मिली चीजों की मदद से उसकी पहचान हो गई। सर, माला लक्ष्मण दुबे, गोरखपुर। आप इन चीजों को पहचानते हैं? कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? आप भी पहचानते हो? मेरी बहन कहाँ है? क्या हुआ उसके साथ? आपको बॉडी आइडेंटिफाई करनी होगी। लाश को शनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दुख के अंधेरे में डूबा दुबे परिवार अब आग बबूला हो उठा। वो लल्लन यादव के सर की मांग कर रहे थे। वो उसे अपनी बेटी का हत्यारा बता रहे थे। पर पुलिस तो पुलिस है, तजुर्बे से जानती है कि जुर्म की दुनिया में 2 और 2 4 कभी नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे झूठ बोला था। आप सच बोलिए। वो मेरा बेटा लल्लन डिलीवरी के बाद से ही गायब है। मेरी उससे कोई फ़ोन पे बात नहीं हुई है। एक्चुअली उसका तो फ़ोन ही बंद आ रहा है। हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या है कि जब मुझे पता चला कि दुबे की लड़की गायब है तो मैं थोड़ा सा डर गया था। मुझे लगा लल्लन शायद उसको भगा कर ले गया हो। अब पूछताछ करने का क्या मतलब? मेरी बहन तो वापस नहीं आने वाली ना? बड़े प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था कमीना। दोनों भागकर शादी कर लेते, हम माफ कर देते, अपना लेते दोनों को। कितनी बेरहमी से मारा हमारी बच्ची को उसने। जाकर ढूंढिए उस लल्लन को और एनकाउंटर कर दीजिए उसका। उसकी सहेली जानकी, उसका नंबर मिलेगा? रेत की डिलीवरी के बाद पैसे मिले होंगे? जी, 70,000 रुपये। आपको लगता है कि आपका लड़का 70,000 रुपये और दुबे की लड़की माला को लेके भागा था? मेरा बेटा माला का खून क्यों करेगा? वो तो भाग रहा था उसके पीछे, पागलों की तरह चाहता था उसे। मुझे तो मेरे लल्लन के लिए अब थोड़ा सा डर लग रहा है। उसके गायब होने के बाद किसी को भेजा आपने उसे ढूंढने के लिए? सर, मेरा असिस्टेंट अजीत अगर होता ना तो चुटकी बजाकर उसको लेके आता था। वो भी उसके साथ गया था, लेकिन फिर उसको छोड़ के वो अपने घर लखनऊ चला गया। कितने साल से काम कर रहे हैं? 1 साल से। पूरा नाम? अजीत गौर। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन कुछ चीजें वो मुझे कभी नहीं बताती थी। किस तरह की चीजें नहीं बताती थी वो? आप तो जानते होंगे सर, उसकी फैमिली और लल्लन यादव की फैमिली के बीच प्रॉब्लम थी। लेकिन लल्लन और माला के बीच तो प्यार था। वो कभी कुछ बताती नहीं थी उनके अफेयर के बारे में। बस हम सहेलियों को पता था कि वो दोनों चुप चुप कर मिलते हैं। तुम्हारे बर्थडे के दिन
लल्लन के बारे में कोई जिक्र हुआ था? हाँ सर, एक बार हुआ। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तुम कह रही थी लल्लन के बारे में कुछ जिक्र हुआ था, कब हुआ था? जब हम शॉपिंग गए थे सर, माला ढेर सारे कपड़े खरीद रही थी। देख जरा, मस्त कलर है ना, बहुत प्यारी लग रही है। भैया ये वाला पैक कर दो, ये तो मैं ले रही हूँ। और वो वाला दिखाना ना। माला, तू पागल हो गई है? हो नहीं गई हूँ, पहले से ही थी। पता नहीं है क्या तुझे? अरे इतने सारे कपड़ों का कितना बड़ा बिल आएगा? डार्लिंग, एक अमीर बॉयफ्रेंड होने के ना अपने ही फायदे हैं, और लल्लन के लिए पैसे हाथ का मेल है, समझी? इतने सारे कपड़े घर पे एक्सप्लेन कैसे करेगी? अब मैं ना अपना खुद का घर बनाऊंगी, वहां पे तो सब कुछ नया होगा, सब कुछ। हाँ चली भैया, बस शॉपिंग हो गई है, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। सर, उस दिन शॉपिंग मॉल में माला को लल्लन का फोन आया था, लेकिन सर उसके भाई के फोन में कोई जिक्र नहीं है। बड़ी शातिर लड़की थी ये माला। और सर वो बॉडी फैमिली को हैंडओवर करनी है। मौत गला घोटने से हुई, गले पे उंगलियों और नाखूनों के निशान थे, गले को दुपट्टे से भी घोटा गया। सर ये लल्लन मुझे कुछ साइको टाइप लगता है। मुझे नहीं लगता कि इस केस के पीछे लल्लन का हाथ है। सर अगर लल्लन नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? लल्लन के बाप का असिस्टेंट अजीत गौड़। करम कुंडली खोलो इसकी। दिल पर भारी पत्थर रखकर लक्ष्मण दुबे ने अपनी इकलौती जवान बेटी का अंतिम संस्कार किया। इस परिवार के लिए माला की मौत का सदमा बर्दाश्त से बाहर था। वो उसे दुल्हन के रूप में देखना चाहते थे, और यहां चिता पर उनसे उसका चेहरा भी नहीं देखा जा रहा था। हेलो, कौन? अजीत, मैं गोरखपुर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। नमस्ते साहब, क्या बात है साहब? तुमसे कुछ बात करनी थी। कहाँ हो तुम? थाने आ सकते हो? नहीं साहब, वो आज मैं किसी काम से लखनऊ आया होता साहब, तो कल मैं गोरखपुर आ रहा हूँ साहब, तो सीधा थाने ही आ जाता हूँ ना साहब। वैसे बात क्या थी साहब? वैसे बात थोड़ी अर्जेंट है, कल तक वेट नहीं कर सकता, आज बात करते हैं। क्या साहब, बात क्या साहब? अजीत के मोबाइल नंबर और इंस्ट्रूमेंट ट्रैकिंग से पुलिस को पता चल गया कि वो लखनऊ में नहीं बल्कि गोरखपुर में ही था। पुलिस को इस बात की भी जानकारी थी कि अजीत का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। 3rd डिग्री के इस्तेमाल के बाद अजीत बोल पड़ा और इस केस की सच्चाई सामने आई। जल्दी! उस दिन मैं लल्लन और माला को सोनभद्र ले गया था। सब वो दोनों वहां से 20 जून को मुंबई जाने वाले थे साहब। माला कहाँ है हमें पता है? ये लल्लन कहाँ है? सब वो गोरखपुर में साहब। गोरखपुर वहाँ जितना तो है नहीं। सब वो काली मंदिर के पीछे गोदाम में है साहब। कौन है? मैं, अजीत। आ रहे हैं। भागने की कोशिश की तो तेरे को जिंदा नहीं पकड़ेंगे। माला को तूने मारा, फिर किसने मारा? किसी ने नहीं मारा। एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता, गला घोट के मारा है उसे, उंगलियों के निशान है उसके गले पे। श्रीवास्तव सर, दरवाजा खोल के देखो क्या होता है। सर सर दरवाजा अंदर से लॉक है। कौन है अंदर? लल्लन कौन है अंदर?
गोरखपुर पुलिस को माला जिंदा मिली थी, तो फिर वो लाश किसकी थी जिसका अंतिम संस्कार माला के घर वालों ने किया था? माला के कपड़े उस लाश पर कैसे पहुंचे? क्या राज था उस लाश के पीछे? जब खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। हमारे प्यार को इन तीनों में से किसी का भी सपोर्ट नहीं था, इसलिए हम एक दूसरे का सहारा बने। 3 महीने पहले हमने शादी कर ली थी। हो गई शादी? कहाँ हुई? अभी भी अलग अलग रहना पड़ेगा, शोरों की तरह मिलना पड़ेगा। मुंबई चलो अभी चलते हैं। नहीं नहीं, वो लोग वहाँ आ जाएंगे। मुंबई में कौन ढूंढेगा हमें? फिर भी हमेशा एक डर बना रहेगा ना। फिर क्या करें? मेरे दिमाग में एक प्लान है। तुम्हारा प्लान क्या था माला? प्लान मैंने अजीत को बताया था। क्या था वो प्लान? हो तो सकता है, पैसे लगेंगे। कितने? 25-30। 35, चल 40 दूंगा। काम हो जाना चाहिए। माला जानती है ये सब? उसी का प्लान है। खुद तेरी संभल के रहना बच्चे, बहुत शातिर औरत है। तुझे क्या है? काम से काम ले। ये रे 10,000 एडवांस। बेटा बबलू, जरा बाहर जाके खेलो। बाद में खेलते हैं। शाबाश। भैया, ये कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं है ना? अरे तू मेरे को ऐसा वैसा समझती है क्या? भाई गोरखपुर में बहुत बड़ा सेठ है। अरे उसकी एक छोटी सी बच्ची है जिसकी देखभाल करनी है तुझे। उनकी बीवी बीमार रहती है और सेठ ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर उन्हें तेरा काम पसंद आया तो वो तेरे बबलू का भी पूरा खर्चा उठा लेंगे। सच? और नहीं तो क्या। अरे इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है तुझे। और तू तो जानती है कि एक जवान विधवा को पूरी दुनिया नोच के खाने को तैयार बैठी है। बस अब तू सोच मत और तैयार रहना। मैं बबलू को अपनी मासी के पास छोड़ दूँगी। बिल्कुल। अब तू अपने सेठ और सेठानी को एक हफ्ते में खुश कर दे, उसके बाद हम अपने बबलू को भी अपने साथ ही ले जाएंगे। मुझे तो ये सब सपना लग रहा है। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी रहेगी भैया मुझ पर। चंदा का पति एक ट्रक ड्राइवर था। हम दोनों की दोस्ती थी और वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। उसके मरने के बाद चंदा और उसके बेटे बबलू को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था। अगर वो गायब हो भी जाती तो किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हाइट और बॉडी बिल्कुल माला से मैच करती थी। हमने 15 तारीख का प्लान बनाया। मुझे डिलीवरी के लिए सोनभद्रा जाना था। उसी दिन इसकी सहेली का जन्मदिन भी था। लेकिन पापा और भैया मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देते, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। हेलो, हाँ तुम घर से निकली? बस 1 मिनट में पहुंच रही हूँ। ओके। खाने के बाद जानकी और मैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अंकल वहीं से ड्रॉप कर लेंगे, आपको पिकअप करने के आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चलिए भैया, बस शॉपिंग हो गई है। हाँ ठीक है। सुनो, हम ट्रक लेके हाईवे के पहले वाले ढाबे पे मिलते हैं, ठीक है? तुम रिक्शे से वहीं आओ। जी भैया। चल। कुछ दिन पहले ही ललन ने मुझे पैसे दिए थे शॉपिंग करने के लिए। मैंने मुंबई में एक नई ज़िंदगी बनाने के लिए सारे नए कपड़े खरीद लिए थे और अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी आखिरी बार गले लगाया। मैंने चंदा को पहले से ही अपने घर पर ला रखा था और फिर उसे लेकर मैं हाईवे पर पहुंच गया। हम यहाँ क्यों खड़े हैं अजीत भैया? वो मेरे एक दोस्त है, वो उसकी बीवी आ रहे हैं। वो लोग सोनभद्रा जा रहे हैं तो हम लोग भी उन्हीं के साथ चलेंगे। लेकिन सेठ को तो हम गोरखपुर मिलने वाले थे ना? हाँ, आज वो सोनभद्रा गया तो उसने वहीं बुलाया है। अच्छी बात है। बस सेठ मुझे रख ले काम पे, दिल लगा कर काम करूँगी। फिर आप बबलू को ही मेरे पास ले आइएगा। हाँ बिल्कुल। ले गाड़ी भी आ गई।
सोनभद्रा के पास सड़क के किनारे हमने ट्रक को रोका। गाड़ी में खराबी के बहाने हमने चंदा को नीचे उतार लिया। मैंने ट्रक में ही अपने कपड़े बदल दिए थे। दुनिया यानी ये तीन, इनको लगता है मैं मर चुकी हूं। मैं आजाद हो जाती, मुंबई में ललन के साथ अपना घर बसाती, चैन की सांस लेती। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी इतनी खतरनाक हो सकती है, ऐसे ऐसे भयानक प्लान बना सकती है। जरूर मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, फंसाया नहीं जा रहा। फंसाया तो आपने है पापा, और माँ आपने, और भैया भैया आपने भी। मानो मानो मैं जैसे कि पिंजरे की कोई चिड़िया हूँ। प्यार किया था मैंने, कहीं मुंह काला करवा के नहीं आई थी, लेकिन मैं से ऐसे पेश आए जैसे मैं पता नहीं कौन सा पाप कर लिया हो। पर तुमने शादी कर ली थी तो हमें बताती, हम तुझे माफ कर देते। भाड़ में गई आपकी माफी, नहीं चाहिए मुझे आपकी माफी, समझा? मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, जब तक जिंदा हूं ना तब तक माफ नहीं करूंगी। और इस चंदा की माँ की जितनी जिम्मेदार मैं हूं ना, उतने ही आप हो। मुझे आप तीनों का चेहरा नहीं देखना, समझा? इंस्पेक्टर, इन्हें कहिए कि यहाँ से चले जाइए, चले जाइए यहाँ से। माला का ये प्लान था कि अपने से मिलती जुलती लड़की का खून करवा के वो सारी उम्र लल्लन के साथ चैन से रह सके, पर वो पकड़ी गई। लल्लन, माला और अजीत तीनों पर हत्या का मुकदमा शुरू होने वाला है। पर उधर एक मासूम जान है जिसे उम्र भर के लिए अनाथ होने की सजा हो चुकी है। माँ कब आएगी? ये लो अभी तुम्हारा टर्न है, तुम खेलो। आपने कहाँ ले जा रहे? एक बहुत अच्छी जगह, वहाँ पे तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे होंगे। फिर मामली आकर फिर ले जाएगी ना? माला और लल्लन ने अपनी प्रेम कहानी ढेर सारे खून से लिख डाली। अपना छोटा सा आशियाना बनाने के लिए उन्होंने एक छोटे से बच्चे का घर उजाड़ दिया, एक औरत की निर्दयी और क्रूर हत्या कर दी। काश माला के माता पिता ने उसके प्यार और उसकी जिद की दस्तक सुनी होती। जुर्म होने से पहले ही उन्होंने उसे कैद में डालकर मुजरिम करार दे दिया, उसकी आजादी और गरिमा कुचल कर रख दी। ऐसे में जुर्म तो होना ही था। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।